भारत की जलवायु। जलवायु किसी स्थान विशेष में एक लंबे समय तक रहने वाले मौसम की स्थिति को उस स्थान विशेष की जलवायु कहा जाता है। भारत देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को मानसून के अतिरिक्त प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला, देश के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत। मध्य एशिया की शीतल हवाएं विशाल हिमालय के अवरोध के कारण भारत में नहीं आ पाती। महान हिमालय की उपस्थिति देश के विभिन्न भागों में अच्छी वर्षा कराने की निश्चितता प्रदान करती है। दूसरा, दक्षिण दिशा की ओर हिंद महासागर। भूमध्य रेखा की हिंद महासागर से निकटता के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु की आदर्श रूप में प्राप्ति होती है। मौसम किसी स्थान विशेष पर अल्पकाल की, उदाहरण स्वरूप एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडल की अवस्थाओं को उस स्थान विशेष का मौसम कहा जाता है। भारत में 4 प्रकार के मौसम चक्रवत साइक्लिक पाए जाते हैं। पहला, शीत ऋतु कोल्ड वेदर सीजन 15 दिसंबर से 15 मार्च। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु हॉट वेदर सीजन 16 मार्च से 15 जून। तीसरा, वर्षा ऋतु रेनी सीजन 16 जून से 15 सितंबर। चौथा, शरद ऋतु ऑटम सीजन 16 सितंबर से 14 दिसंबर। मॉनसूनी पवनों के आने जाने में विलंब होने या शीघ्रता होने से उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन होता रहता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय पुणे में है। पहले मुख्यालय शिमला था, जब 1875 ईस्वी में देश में मौसम संबंधी सेवा शुरू हुई थी। भारत का सबसे गर्म स्थान है श्री गंगानगर, अधिकतम तापमान 55 डिग्री सेल्सियस। वर्षा का वितरण। मौसमानुसार वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून, समयावधि जून से सितंबर। वर्षा का प्रतिशत 73.7 वार्षिक। वर्षा का मौसम परवर्ती मानसून काल, समयावधि अक्टूबर से दिसंबर। वर्षा का प्रतिशत वार्षिक 13.3। वर्षा का मौसम पूर्व मानसून काल, समयावधि मार्च से मई। वर्षा का प्रतिशत वार्षिक 10.0। वर्षा का मौसम शीत ऋतु अथवा उत्तरी पश्चिमी मानसून, समयावधि जनवरी से फरवरी। वर्षा का प्रतिशत वार्षिक 02.6। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं, पछुआ हवाओं को लू कहा जाता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, न्यूनतम -45 डिग्री सेल्सियस है। भारत के उत्तरी हिस्से के मैदानी इलाकों में शीत ऋतु में चलने वाली बेहद सर्द हवाओं को शीत लहरी कोल्ड वेव कहा जाता है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। भारत की अधिकतम वर्षा वाला स्थान मेघालय राज्य का मासिनराम 1140 सेंटीमीटर वर्षा है। ये भारत ही नहीं अपितु विश्व भर की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। भारत की भौगोलिक आकृति के प्रायद्वीपीय होने के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला, बंगाल की खाड़ी की शाखा। दूसरा, अरब सागर शाखा। जून सितंबर के मध्य होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा कहा जाता है। मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनों की अपेक्षा परिवर्तनशील होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर भारतीय उपमहाद्वीपीय में प्रवेश करती हैं और मई माह के अंत तक भारतीय सागरों में प्रवेश करती है। 5 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल के तट पर वर्षा करता है। महीने भर में पूरे भारत में वर्षा होने लगती है। मानसून गर्त उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी को मानसून गर्त कहा जाता है। भारत की अधिकांश लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून प्रस्फोट, मानसून बर्स्ट। अरब सागर शाखा का मानसून केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसी को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर भारत में अधिक वर्षा करती है। इसी कारण मेघालय राज्य के मासिनराम स्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है, जबकि कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है। अतः मानसून की अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी से शाखा से तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। राजस्थान में पर्वतीय अवरोध न होने के कारण अरब सागर मानसून की उत्तरी शाखा की वर्षा यहां नहीं हो पाती। यही मानसूनी शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से आगे बढ़कर राजस्थानी मरुस्थल को पार कर हिमालय पर्वत से टकराकर धर्मशाला के समीप अधिक वर्षा कराती है।
मैदानी भागों की ओर लौटते समय इन मानसूनी हवाओं में नमी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है, जिससे इन लौटती हवाओं द्वारा राजस्थान को अल्प वर्षा मिल जाती है। तमिलनाडु में भी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होने का कारण इसके पश्चिमी घाट के पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ना है। तमिलनाडु के तटों पर शीत ऋतु में वर्षा लौटती हुई मानसून अथवा उत्तरी पूर्वी मानसून के कोरोमंडल तट की पहाड़ियों से टकराने के कारण होती है। ये मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय कुछ आर्द्रता प्राप्त कर लेती है। गुजरात में भी पर्वतीय अवरोध न होने के कारण कम ही वर्षा हो पाती है। पृष्ठ 375। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये चक्रवात आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा कोष्ठक में पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा गुजरात कोष्ठक में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारी हानि पहुंचाते हैं। इन चक्रवातों से बांग्लादेश को भी काफी क्षति पहुंचती है। ये चक्रवात पूर्वी तटों पर भारी वर्षा करते हैं। सितंबर माह के मध्य तक मानसूनी पवनें पंजाब तक वर्षा करती हैं। अक्टूबर माह के मध्य तक मध्य भारत में और नवंबर माह के आरंभिक सप्ताहों में दक्षिण भारत तक मानसूनी पवनें वर्षा कराती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की पूर्णतः विदाई नवंबर माह में हो जाती है। इसी काल को यानी शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून सीजन अथवा लौटता उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही शीत ऋतु में जनवरी फरवरी महीने में होती है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत आर्द्र व शुष्क पवनों के मिलने से आंधी चलती है और वर्षा होती है। आम की फसल के लिए लाभप्रद होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, मैंगो शावर कहा जाता है। पूर्वी भारत में इन हवाओं को नॉर्वेस्टर और पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी फल के लिए लाभदायक होने से इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। असम में इस वर्षा का चाय की फसल के लिए लाभदायक होने से चाय वर्षा, टी शावर कहते हैं। ये वर्षा चाय, कॉफी, जूट, चावल, आम आदि के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। भारत की मिट्टियां। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के तहत मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च काउंसिल के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत की मिट्टियों के प्रकार: पहला, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। दूसरा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तीसरा, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। चौथा, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। पांचवा, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। छठा, क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉइल। सातवां, पीटमय और जैव मिट्टी, पीट्स सॉइल। आठवां, वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। प्रचलित रूप से भारत में मिट्टियों को 6 भागों में बांटते हैं: जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय और मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। पहला, जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है: क बांगर और ख खादर। बांगर मिट्टी: जलोढ़ मिट्टी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो बांगर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी: नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी भी स्थान विशेष पर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के लौटने पर पीछे छूटे मैदानों में और डेल्टाई प्रदेश में छोड़ी गई या बिछाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति ह्यूमस कोष्ठक में जीवांश की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होने से ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। उर्वरता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी को श्रेष्ठ, सुपीरियर माना जाता है। गंगा सतलज का बेहद उपजाऊ मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान गंगा सतलज का मैदान है। जलोढ़ मिट्टी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जहां इसे डेल्टाई मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, आलू की फसलें आदि प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट व बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना अधिक पाए जाने से ये मिट्टी भी उपजाऊ होती है। विशेषकर कपास की खेती के लिए ये मिट्टी श्रेष्ठ है। इसी कारण इसे काली कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है।
काली मिट्टी में उपजाई जाने वाली अन्य फसलों में प्रमुख है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। काली मिट्टी का काला रंग इसमें उपस्थित जीवांश, ह्यूमस एवं टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी दक्षिणी भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के टोंक व बूंदी जिलों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु के सलेम, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर व रामनाथपुरम जिलों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, कर्नाटक एवं मेघालय की गारो, तमिलनाडु के कुछ भागों में, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, पश्चिमी बंगाल के उत्तर पश्चिम जिलों में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में और दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण खेदार एवं रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण से होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के उपस्थित होने के कारण ये लाल रंग की दिखती है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीले रंग की प्रतीत होने लगती है। अम्लीय प्रकृति की होने के कारण लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांश, ह्यूमस की कमी होने से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। लाल मिट्टी में यदि चूने का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। लाल मिट्टी में कपास, मोटे अनाज, गेहूं व दालें उपजती हैं। पृष्ठ 376। चौथा, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मॉनसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में शैलों यानी कि चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा काफी कम होने से विशिष्ट प्रकार की ईंटियां लाल रंग की इस मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बेहद कम होती है। लाल मिट्टी को इन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी, दूसरा सफेद लैटेराइट मिट्टी और तीसरा भूमिगत जलवायी लैटेराइट मिट्टी। भूमिगत जलवायी लैटेराइट मिट्टी तब उपजाऊ हो जाती है जब वर्षा से इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर जमीन के नीचे चला जाता है। चाय की खेती के लिए और भवन निर्माण के लिए लैटेराइट मिट्टी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। कम उर्वरता वाली गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी कोष्ठक में लौह ऑक्साइड तथा पोटैश की मात्रा अधिक होने के कारण से निचले भाग में कुछ खेती संभव है। सफेद लैटेराइट मिट्टी में मौजूद केओलिन के कारण ही इसका रंग सफेद दिखता है। यह मिट्टी सर्वाधिक कम उर्वरक होती है। लैटेराइट मिट्टी भारत में छोटा नागपुर पठार, असम के पर्वतीय क्षेत्रों, झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में, पश्चिमी घाट, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों, असम एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पांचवा, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का निर्माण टर्शियरी युग के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़, पत्थर आदि की प्रचुरता होती है। छठा, मरुस्थलीय अथवा बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। इन मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा बेहद कम होने से इनके उपजाऊ होने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार की मिट्टियां राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। भारत में कृषि क्षेत्र। कृषि प्रधान देश भारत में अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि ही है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 55% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से ही अपनी आजीविका अर्जित करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 52% भाग पर कृषि की जाती है, जबकि लगभग 60% कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। मानसून की कमजोर पड़ जाने का मतलब होता है कृषकों की तबाही और भारतीय अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, कीमतों का बेतहाशा बढ़ जाना और खाद्य सामग्री की आपूर्ति का घट जाना, जो अकाल की स्थिति का द्योतक है। भारत की शेष भूमि का लगभग 5% क्षेत्र चारागाह क्षेत्र है, लगभग 21% भूमि पर वन संपदा है, तो प्रायः 22% भूमि बंजर है, जो किसी काम की नहीं। भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 15% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि और अनुषंगिक क्षेत्रों का योगदान लगभग 17% है। भारत के निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 10% है। 2010 से 2011 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान
14.2% रहा। हमारे देश की 1 अरब से अधिक जनसंख्या की उदर पूर्ति लगभग 50 करोड़ पशुओं को चारा कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। भारत में 1967 से 1968 ईस्वी में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने की। द्वितीय हरित क्रांति की भारत में शुरुआत 1983 से 1984 ईस्वी में हुई। इसके तहत अधिकाधिक अनाज का उत्पादन, निवेश व किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का अधिक से अधिक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया। इस दिशा में भारत को सफलता भी मिली। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, प्रथम चीन है। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक लगभग 47% भाग पर चावल की खेती होती है। भारत में छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, प्रथम स्थान चीन का है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है पंजाब का। भारत में चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा राज्य के कटक में स्थित है। देश का लगभग 86% सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में पोटेशियम उर्वरक का उत्पादन नहीं होता, बल्कि इसकी पूरी तरह से आयात इंपोर्ट किया जाता है। विश्व में उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। भारत की नकदी फसलें कैश क्रॉप्स हैं आलू, प्याज, गन्ना व तंबाकू। ऋतुओं के आधार पर भारत की फसलें: पहली, रबी फसल। शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर माह में रबी फसलें बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल महीने में काट ली जाती हैं। रबी फसलों में मुख्य हैं आलू, गेहूं, चना, मटर, राई, जौ, सरसों आदि। खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में जून जुलाई में खरीफ फसलें बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। खरीफ फसलों में मुख्य है धान, कोष्ठक में चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, तिलहन, अरहर आदि। पृष्ठ 377। तीसरा, गर्मा फसल। इसे जायद फसल भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मई जून महीने में गर्मा फसलें बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। गर्मा फसलों में मुख्य है जूट, मड़ुआ, ज्वार, मक्का, राई, सब्जियां, खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। भारत की प्रमुख फसलें व उनके प्रमुख उत्पादक राज्य। फसल गेहूं। प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चावल। प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं पंजाब। ज्वार। प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बाजरा। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जौ। प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। मूंगफली। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चाय। प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। कहवा यानी कि कॉफी। प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। दलहन। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। काजू। प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र।